ओपन सर्किट टेस्ट। अब ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहां पे आप एक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखते हैं। क्या करते हैं, आप एक वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखते हैं, दूसरी वाइंडिंग पे आप लगाते हैं रेटेड वोल्टेज। कौन सी वाली वाइंडिंग पे, लो वोल्टेज वाली साइड पे आप लगाते हैं रेटेड वोल्टेज। और क्या क्या लगाते हो, एक वोल्ट मीटर, एक वॉट मीटर और एक आपका एमीटर। क्या क्या लगा रहे हो भाई इक्विपमेंट्स के नाम पे, आप इक्विपमेंट्स के नाम पे लगा रहे हो वोल्ट मीटर, ये तो आपको पता ही है वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर टू मेजर द करंट एंड वॉट मीटर टू मेजर द पावर इनपुट। क्या मेजर करेगा भाई, आपका पावर इनपुट। तो वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, ये तीन चीजें आप लोग कनेक्ट कर रहे हो लो वोल्टेज साइड पे along with the rated voltage while the high voltage side is open. अब पॉइंट इज कि इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। ठीक है, अभी मैंने आपको एक जनरल पर्पस बताया ना, टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर। अब उसमें ओपन सर्किट टेस्ट का योगदान क्या होता है, देखिएगा सबसे पहला इसका पर्पस होता है टू डिटरमाइन core losses, to determine core losses in a ट्रांसफॉर्मर। आप लोग देखो यार, अभी तक इतना तो जान ही चुके हो कि मेनली आपके दो लॉसेस होते हैं, एक कोर लॉस होता है और एक कॉपर लॉस होता है। कोर लॉस कौन सा होता है, जो ट्रांसफॉर्मर की बॉडी में आता है ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। और कॉपर लॉस के बारे में कल हमने काफी चर्चा की थी, जो कि वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण आता है। तो बेसिकली जो वाइंडिंग का हीटिंग होता है वो होता है कॉपर लॉस, और जो कोर का हीटिंग होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोर लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमारा पर्पस है कोर लॉसेस पता करना। दूसरा पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन शंट ब्रांच पैरामीटर्स शंट ब्रांच पैरामीटर्स में क्या क्या, आरसी और एक्सएम। यही था ना, दो, एक कोर लॉस वाला रेजिस्टेंस और दूसरा आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका पर्पस है बेटा आपकी शंट वाली ब्रांच को डील करना, शंट वाली ब्रांच पे फोकस करना। और शंट वाली ब्रांच में जो पावर होती है दैट पावर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कोर लॉस। इसीलिए हम कह रहे हैं कोर लॉस निकालने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होता है बेटा, ओपन सर्किट टेस्ट, open circuit test is conducted on LV साइड। जैसे कल एक बच्चे पूछ भी रहे थे, LV माने लो वोल्टेज साइड बेटा, जिस भी साइड की रेटिंग कम है उस साइड पे, जिस भी साइड का वोल्टेज कम है, विद HV साइड ओपन। आप क्या करोगे, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट लगाओगे लो वोल्टेज वाली साइड पे और हाई वोल्टेज वाली साइड आप ओपन रखेंगे। सिर्फ लो वोल्टेज वाली साइड पे सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। और दूसरी बात, ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड, ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज एंड frequency, conducted at rated voltage and frequency। ठीक है, ये दो चीजों का ध्यान रखना होता है बेटा। एलवी साइड पे कंडक्ट करते हैं विद एचवी साइड ओपन, और रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये सब थ्योरी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं आप लोगों के सामने एग्जाम में।
और सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आपके मशीन्स पे ही बन सकते हैं, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे मशीन से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा कि मशीन्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग रोज इतना कंसिस्टेंटली अटेंड भी कर रहे हो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए एज इंजीनियर कि भाई वाई। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, बट वाई क्या होता है बेटा? जो हमारे कोर लॉसेस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोर लॉसेस, ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, कल जो है ना, कल ये अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। ठीक है, बहुत अच्छे से चमकेगा आप लोग को ये। दूसरा होता है आपका एडी करंट लॉस। ठीक है, एक होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस बेटा, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। एसएससी जेई का मेन हाई वेटेज सब्जेक्ट, मतलब मशीन जो है आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में बहुत हाई वेटेज है। इसको इन्होंने 3-3 4-4 पार्ट में तो डिवाइड करके लिख दिया है। सिंक्रोनस मशीन, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक ही सब्जेक्ट के 3-4 हिस्से कर दिए। और कायदे से मशीन खुद में कम से कम नहीं तो 2 से 3 सब्जेक्ट के बराबर है ना, ड्यूरेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, लेंथ वाइज, ऐसा ही है। अब देखो भैया यहां पे क्या होता है, अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है, इसका डेरिवेशन कल देखेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है bm स्क्वायर इंटू एफ के। मैंने जैसा बोला डेरिवेशन कल बताऊंगा। और एडी करंट लॉस होता है प्रोपोर्शनल bm स्क्वायर एफ स्क्वायर के। bm तो आप लोग जानते हो क्या होता है भाई, कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर सर साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी होती है, उसका जो पीक वैल्यू होता है वी कॉल दैट एज bm। अब अगर आपको रेटेड कोर लॉस चाहिए, अगर आपको मेरे बच्चों रेटेड कोर लॉस चाहिए, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको bm भी रेटेड चाहिए, ठीक है, और bm रेटेड के लिए आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेटेड लेना जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं? in order to determine rated core loss, तो जो आपका bm है that must be bm rated, and also bm is proportional to v by f. Therefore for rated flux density, V equal to V rated and F equal to F rated। V जो है आपका रेटेड वोल्टेज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आपकी रेटेड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब मेरे बच्चों बात ये आती है, चलो ठीक है, हमने ये समझ लिया हमें रेटेड फ्लक्स डेंसिटी के लिए रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी लेनी है, बट आपने एलवी साइड पे क्यों लगाए सारे इक्विपमेंट, है ना? ये भी तो देखो, सारा का सारा सिस्टम कहां लगा हुआ है? एलवी साइड पे। देखो यार क्या होता है, एलवी साइड का वोल्टेज रेटिंग कम है, मैं ये जानता हूं मुझे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना है, तो रेटेड वोल्टेज अप्लाई करना कहां ज्यादा आसान होगा मेरे लिए? ऑन एलवी साइड। दूसरी बात, अगर रेटेड वोल्टेज एलवी साइड का कम है तो कम रेटिंग का वोल्ट मीटर चाहिए होगा। आप समझो ना, अगर मान लो ये साइड है 200 वोल्ट की, वो है 2000 की, तो यहां 200 वोल्ट अप्लाई करना है, जो कि अप्लाई करना आसान है। फिर यहां वोल्ट मीटर भी 200 वोल्ट तक का ही चाहिए।
अगर मैं उधर चला गया तो मुझे वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी 2000 वोल्ट की, सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी 2000 वोल्ट की, एंड फॉर दैट रीजन माय कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अगर मैं लो वोल्टेज साइड पे रहता हूं रेटेड वोल्टेज के लिए, मेरा सस्ता वोल्ट मीटर लगेगा, सस्ता सोर्स लगेगा। इस कारण से हम ये पूरा टेस्ट कंडक्ट करते हैं कहां, एलवी साइड पे। बात समझ में आ गई? द प्राइमरी पर्पस इज द कॉस्ट, द प्राइमरी रीजन इज द कॉस्ट। इनपुट बेटा एलवी साइड पे ही तो है, हाई वोल्टेज तो ओपन रखा है ना विजय। अगर ये 200/2000 है तो पूरा सर्किट 200 साइड पे बनाया है, 2000 वाले के टर्मिनल ओपन रखे हैं। तो इनपुट एचवी पे कहां हुआ बताओ? इनपुट तो एलवी पे ही है ना, पूरा एलवी साइड ही तो है, इसमें कैसी कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट समझ में आया ना? ये पॉइंट समझ में आया? हम लोग क्या बोल रहे हैं, since the test is to be conducted, since the test is to be conducted at rated voltage, since the test is to be conducted at rated voltage, we conduct this test, we conduct this test on LV side, on LV side as rated voltage of LV side is less। ठीक है, so supply becomes easier, supply becomes easier as well as cost and rating of voltmeter, cost and rating of voltmeter reduces। ठीक है, यही प्राइमरी रीजन होता है हम एलवी साइड पे करते हैं। बीएम रेटेड क्यों लिया बेटा? देखो, ट्रांसफॉर्मर यूजुअली किस कंडीशन में काम करेगा भाई? ठीक है, ट्रांसफॉर्मर यूजुअली किस कंडीशन में काम करेगा? एम्पलीफायर भाई रेटेड कंडीशन में काम करेगा। तो जब मैं उसके लॉसेस निकाल रहा हूं तो मैं लॉसेस भी रेटेड कंडीशन पे निकालना चाहता हूं ना। अब मान लो यार आपने लॉसेस निकाले रेटेड से आधी कंडीशन पे, आपने कहा सर इसमें तो 100 वॉट लॉस होते हैं। मैंने एक्चुअली जब रेटेड पे चलाया और लॉस आ गए 400 वॉट, अब क्या करें? आपका एस्टिमेट तो गलत हो गया, इसीलिए आप लॉसेस बताना चाहते हो रेटेड कंडीशन पे। यानी कि जब ट्रांसफॉर्मर में रेटेड फ्लक्स हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में जब आपका मैक्सिमम फ्लक्स है जितना आप दे सकते हो, तब आप पता लगाना चाह रहे हो लॉसेस क्या आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आप इससे ऊपर तो जाओगे नहीं रेटेड के ऊपर, तो लॉसेस भी इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप वर्स्ट केस या मैक्सिमम लॉस पता लगाना चाह रहे हो, क्योंकि अगर आपने कम लॉस पता लगाया तो उसे स्पेसिफाई करने का क्या फायदा? ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, ओपन एचवी पे होगा, नारायण नारायण एलवी पे नहीं। एलवी पे सारे डिवाइसेस लग रहे हैं बेटा, ओपन कौन सी साइड है? एचवी साइड है। हाँ बेटा, ओपन सर्किट टेस्ट आप करने को एचवी पे भी कर सकते हो। अगर नहीं हो भाई, अच्छा खासा पैसा है माँ बाप का, तो आप एचवी पे कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर यहां तक? बताओ यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन तो बताओ भाई। नहीं बेटा, एमीटर और वॉट मीटर की कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी सिद्धार्थ भाई, इसलिए कि आप जानते हो पावर किसी भी तरफ रेफर कर लो तो सेम है, तो वॉट मीटर की रीडिंग तो सेम ही रहेगी, चाहे आप इधर निकालो चाहे उधर निकालो। रही बात करंट की, ओपन सर्किट के अंदर करंट इतना कम होता है आई नॉट, कितना ही पैसा बचा लोगे, कितना ही पैसा बचा लोगे आई नॉट में। आई नॉट वैसे भी बहुत छोटा करंट होता है। ठीक है, और वॉट मीटर की बात रही तो पावर तो बेटा किधर भी मेजर कर लो, पावर की वैल्यू तो सेम ही आती है ऑन बोथ द साइड्स। ये मैंने आपको बताया था, व्हेन पावर इज रेफर्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर यू ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट।
अब आते हैं बेटा इक्विवेलेंट सर्किट पे। आप ये देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेटा ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू एलवी साइड, क्योंकि सारे इक्विपमेंट तो हमारे वही है ना, सारे इक्विपमेंट अपने कहां लगे हैं बेटा, एलवी साइड पे लगे हैं। ठीक है, तो सारा का सारा सर्किट जो हम बना रहे हैं वो किधर बनाएंगे, एलवी साइड पे, और लोड आपका ओपन है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, लोड आपका ओपन है। तो देखो एलवी साइड का पहले आएगा रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस, फिर बीच में खाली स्थान, फिर बीच में क्या आएगा, फिर से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ये एचवी साइड के रेफर्ड वैल्यूज है। ठीक है, अब बीच में क्या होता है भाई, आपका टी मॉडल बनता है ना, बीच में क्या होता है आपका, बीच में आपका कोर लॉस वाला रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, बीच में आपका कोर लॉस वाला रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। अब बात पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे मैंने लोड दिखाया ही नहीं। देखो मैं आर एल वी, एक्स एल वी, आर सी, एक्स एम, आगे मैंने लोड क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि भाई ओपन सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट है, तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर आपका लोड ओपन होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या दिखाया है, ओपन सर्किट, समझ गए। आप ऐसे समझ लो, हाई वोल्टेज साइड पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंपीडेंस लगी है, उसे जब लो वोल्टेज पे रेफर करूंगा तब भी वो इनफाइनाइट ही रहेगी, तब भी वो क्या रहने वाली है बच्चों, इनफाइनाइट रहने वाली है। बात क्लियर हो रही है ना सभी लोग को, बताओ ये बात सभी लोग को क्लियर हो रही है यहां तक। अब यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका करंट जा रहा है बेटा आई नॉट, और यहां से आ भी क्या रहा होगा, आई नॉट, क्योंकि यहां पे जाने वाला करंट आई वन डैश तो जीरो हो गया। अगर सेकेंडरी ओपन कर दी तो सेकेंडरी का जो रिफ्लेक्शन दिखता है प्राइमरी में, दैट विल बी ओपन। ठीक है, दैट विल बी ओपन। ये बात क्लियर हो गई भाई। तो अगर ओपन है तो आई वन डैश आपका जीरो हो गया, यानी आई नॉट ही आपका सप्लाई से आएगा और आई नॉट ही इस लूप से सर्कुलेट करके चला जाएगा। कल याद है मैंने नो लोड के अंदर ये दिखाया भी था आपको कि आगे कोई करंट नहीं जाता है, ओपन सर्किट कह दो या नो लोड कह दो, उस केस में आपका आई नॉट आराम से सर्किट के अंदर गोल गोल घूमता रहता है। अब ये आई नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, आई नॉट इज बेसिकली 4 to 6% ऑफ आई फुल लोड। ठीक है, 4 to 6% ऑफ आई फुल लोड। अब क्या होता है मेरे बच्चों, ये आई नॉट बहुत छोटा करंट है, करेक्ट, तो आई नॉट बहुत छोटा करंट होने के कारण ये सीरीज ब्रांच में जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सीरीज ब्रांच के पैरामीटर होते हैं ना, ये पैरामीटर खुद भी बहुत छोटे होते हैं। सीरीज ब्रांच पैरामीटर आर एंड एक्स, यानी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लीकेज का रिएक्टेंस, ये दोनों चीजें बहुत छोटी होती हैं, और इनमें से इतना छोटा करंट अगर बहेगा, फ्लो करेगा, तो आप ये कह सकते हो दैट वी कैन शॉर्ट सर्किट दीज वैल्यूज और वी कैन इग्नोर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दीज वैल्यूज। नहीं तो आप ऐसे सोच लो बच्चों कि आप एग्जैक्ट से अप्रोक्सीमेट सर्किट की तरफ जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ये जो शंट वाली ब्रांच है इसे उठा के आप लेफ्ट में ले आ रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, ये जो शंट वाली ब्रांच है इसे उठा के आप लेफ्ट में रख दे रहे हो। अदरवाइज आप ये कह दो आई नॉट छोटा होने के कारण इस ब्रांच के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो बहुत छोटा है, जिसको आप इग्नोर करे दे रहे हो। बात समझ में आ रही है। दो चीजें आप बोल सकते हो, आइदर वी आर इग्नोरिंग द ड्रॉप अक्रॉस द सीरीज ब्रांच or we can use the approximate circuit where we shift this shunt branch to the left hand side. Clear? तो हम क्या कह रहे हैं, बट मैं पहले वाला रीजनिंग लिख रहा हूं, ड्यू टू स्मॉल आई नॉट द वोल्टेज ड्रॉप, ड्यू टू स्मॉल आई नॉट द वोल्टेज ड्रॉप across
across series branch is very small and hence ignored ये सीरीज ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप जो है ना आप इग्नोर कर दे रहे हैं। सर यही रीजन क्यों लिखा, आप ये भी तो लिख सकते थे कि आपने अप्रोक्सीमेट सर्किट यूज किया। ठीक है, इसका मैं लॉजिक आपको बताऊं, जब आप इंडक्शन मशीन पढ़ोगे तो वहां पे आई नॉट स्मॉल नहीं होता। इंडक्शन मशीन के अंदर आपका आई नॉट काफी बड़ा होता है। ठीक है, आई नॉट आपका काफी बड़ा होता है इंडक्शन मशीन के अंदर। इसी कारण से मेरे बच्चों, तो आप वहां पे सीरीज वाली ब्रांच को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सीरीज वाली ब्रांच को आप वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आई नॉट इज नॉट स्मॉल, तो वहां कंसीडर करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रैक्टिकली आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है। आई नॉट इज ऑलवेज 4 to 6% ऑफ द रेटेड करेंट। यानी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के हिसाब से जो करंट निकालोगे वो जो करंट आएगा, और एक ट्रांसफॉर्मर का जो नो लोड करंट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। नो लोड करंट बहुत छोटा होता है। यस, बहुत अच्छा बोले भाई शिव नारायण। इंडक्शन मशीन में क्या होता है, स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप होता है। एयर गैप आने से क्या होता है बच्चों, रिलक्टेंस बढ़ता है। रिलक्टेंस बढ़ने से क्या होता है, रिलक्टेंस बढ़ने से मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पूरा रास्ता आयरन से मिल जाता है, पूरा रास्ता आयरन से मिल जाता है, या ये कह दो CRGO स्टील से मिल जाता है, विच हैज अ वेरी लो रिलक्टेंस। इस कारण से इसका मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत छोटा होता है। बहुत बढ़िया है ना, ये बात समझ में आई। ट्रांसफॉर्मर के अंदर सारा का सारा फ्लक्स ज्यादातर कहां से जाता है, ज्यादातर फ्लक्स आपका कोर से जाता है। जो लीकेज होता है उसके लिए तो आप रिएक्टेंस बना ही देते हो, बट सारा फ्लक्स कहां से जा रहा है, आयरन के रास्ते से। लेकिन इंडक्शन मशीन में अगर स्टेटर से रोटर भी जाना है ना फ्लक्स को, तो बीच में एयर पड़ेगी। बीच में जो एयर गैप आएगा आपका, उस कारण से फ्लक्स के रास्ते का रिलक्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और रिलक्टेंस हाई हो जाने से मैग्नेटाइजिंग करंट हाई। तो वहां पे जो नो लोड करंट होता है ना 30 to 35% ऑफ रेटेड करंट होता है। अब फुल लोड करंट है 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर के मुकाबले 30 या 35 एम्पियर इग्नोर थोड़ी कर दोगे, बट 100 एम्पियर के मुकाबले 4 एम्पियर में यहां पे इग्नोर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 4 एम्पियर इतना छोटा है कि इस ब्रांच के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं 4 एम्पियर को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, व्हाट आई एम इग्नोरिंग इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ब्रांच। तो अब मेरे पास क्या बच गया बच्चों, यहां पे मेरे पास आ गया V1, इससे चलने वाला करंट है आई नॉट, जो कि ऐसे जा रहा है RC और XM। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, आपको तो पता ही है, IW और Imu। कल इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे, याद है, I नॉट, IW और Imu। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए RC का वैल्यू, XM का वैल्यू और कोर लॉसेस का वैल्यू। ठीक है, कोर लॉसेस का वैल्यू। अब आप समझिएगा मेरे पास क्या है, मेरे पास वोल्ट मीटर से आने वाली रीडिंग है भाई, वोल्ट मीटर से आने वाली रीडिंग है भाई, दैट इज V1। ठीक है, एमीटर से आने वाली रीडिंग है, दैट इज I नॉट। एमीटर से आने वाली रीडिंग है, दैट इज I नॉट। और वॉट मीटर से आने वाली रीडिंग है। अब आप ये देखिएगा ऊपर वाले सर्किट का पावर कितना होगा, वॉट मीटर रियल पावर देता है, वॉट मीटर रियल पावर देता है, इसको मैंने बोला W। तो आप बताइए इस सर्किट के अंदर W होगा कितना, W इज बेसिकली कोर लॉस, W इज बेसिकली कोर लॉस, क्योंकि इस सर्किट के अंदर कोई सीरीज ब्रांच वाला रेजिस्टेंस तो है नहीं। इस सर्किट के अंदर देयर इज नो सीरीज ब्रांच इंपीडेंस, तो यानी कॉपर लॉस तो आएगा ही नहीं ना इस सर्किट में। लॉजिक समझ रहे हो, कॉपर लॉस तो आएगा ही नहीं इस सर्किट के अंदर। तो यहां पे जो भी पावर आ रही है दैट इज बेसिकली कंज्यूम्ड एज द
कोर लॉस। तो W आपका कोर लॉस हो गया। अब W को आप लिख सकते हो V1 स्क्वायर बाय RC। तो RC आपके पास क्या आ गया भाई, V1 स्क्वायर बाय W, ये बन गया ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया, RC तो आपको मिल गया। आपको दो चीजें मिल गई एक्चुअली, वॉट मीटर की रीडिंग से डायरेक्टली आपको क्या मिल गया, कोर लॉस मिल गया, और फिर वॉट मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग से आपको RC मिल गया। अब आपको और क्या चाहिए भाई, आपको और क्या चाहिए, आपको और चाहिए XM। आपको क्या चाहिए बेटा, और चाहिए आपको यहां पे XM। अब XM कैसे निकाला जाए, XM कैसे निकाला जाए समझिएगा। ये एक पैरेलल सर्किट है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे पहले आप क्या कीजिए ना, आप नो लोड पावर फैक्टर निकाल लीजिए। नो लोड पावर फैक्टर कैसे निकालोगे, कि जो आपकी पावर होती है बेटा वो VI cos फाई होती है ना, तो वहां से नो लोड पावर फैक्टर अपने को मिल जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी वॉट मीटर की रीडिंग है दैट इज V1 I0 cos फाई नॉट। तो यहां से cos फाई नॉट निकल गया, दैट इज योर नो लोड पावर फैक्टर W बाय V1 I0। ये क्या आ गया आपके पास, नो लोड पावर फैक्टर। अब यार ये जो शंट ब्रांच है ये एक पैरेलल सर्किट है ना, फॉर पैरेलल सर्किट, for parallel circuit tan phi naught is RC by XM। या फिर पता आप ऐसे सोचो, tan phi जो होता है ना पैरेलल सर्किट के लिए एडमिटेंस के हिसाब से चलता है PM by GC 1 by XM। ये बात तो आप लोगों को पता है, मैंने नेटवर्क में बताई थी भाई कि पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस का यूज करते हैं और सीरीज सर्किट के अंदर हम यूज करते हैं इंपीडेंस का। तो ये देखो ये आपका XM आ गया। अगर आपने cos फाई नॉट निकाल लिया तो वहां से फाई नॉट आ जाएगा, फाई नॉट से tan फाई नॉट आ जाएगा, और वहां से आ जाएगा आपके पास XM, ठीक है। तो आप लोग इतना पार्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड करेंगे बच्चों कि किस तरह से आप पैरामीटर निकाल रहे हैं। और अब जितनी क्वेरी है अपनी चैट में लिख दो, क्योंकि मैंने आपको ये ओपन सर्किट टेस्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आप चीजों को प्रोसेस कर रहे हो, कैसे आप चीजों की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हो। अब आपके डाउट्स बनते हैं, लेकिन आप लोग बीच में ही पूछते रहोगे कैसे चलेगा। अभी एक बच्चा पूछ रहा था, NTPC में पूछा गया था कितने वॉट मीटर लगते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर। देखो बेटा इस तरह से करोगे तो एक ही लगेगा, बट ओपन सर्किट टेस्ट करने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोड टेस्ट या संपनर टेस्ट के नाम से जानते हैं, और वहां पे 2 वॉट मीटर का यूज होता है, एक प्राइमरी में एक सेकेंडरी में। वहां पे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों के दोनों टेस्ट सेम सेटअप पे आप कर सकते हो। इसी कारण से उसका आंसर दिया होगा 2। वैसे तो ओपन सर्किट टेस्ट में 1 वॉट मीटर से काम चल जाता है। अब कोई बच्चा कह रहा है IW IMU से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये सर्किट है तुम्हारे सामने, इसको जैसे मर्जी आए वैसे सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। वॉट मीटर क्या सिर्फ एक्टिव पावर ही मेजर करता है? यस, इसीलिए यूनिट उसकी वॉट है, VAR मीटर थोड़ी है ना। अगर रिएक्टिव कर रहा होता तो VAR मीटर बोलते ना। Wave Beats Music.